वेलकम टू माय चैनल गुरु न्यूटन। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और साथ के साथ स्पेशल भी बोलूँगा मैं इस वीडियो को। क्यों कहूँगा? क्योंकि आज हम यहाँ पर इस वीडियो में कोई भी फिज़िक्स का कोई कॉन्सेप्ट, कोई लॉ हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हम कुछ अलग डिस्कस करेंगे और टॉपिक हमारा इसमें रहेगा कि मैथमेटिक्स का फिज़िक्स में किस तरह से एप्लीकेशन किया जाता है। बिल्कुल ठीक समझा आपने। हम लोग बात कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स की। तो मैथमेटिकल टूल्स बेसिकली अगर हम देखते हैं तो पहली चीज़ आ जाती है डिफरेंशिएशन, आ जाता है इंटीग्रेशन, आ जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और बेसिक क्या है इसका, हमने यूज़ किया तो किस बेसिस पर हमने इस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन को, जैसे कि आप जनरली बोलते हैं dy ओवर dx, पहली चीज़ आ जाती है इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव आप जनरली बोलते हैं इट इज़ व्हाट dy ओवर dx। जनरली यू रिप्रेजेंट डेरिवेटिव मीन्स अगर आप यहाँ पर कहेंगे तो इट इज़ व्हाट, अब ये किस सिचुएशन में होता है, कब क्या किया जाता है। स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम रहता है इस टॉपिक में, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा बेस है जिसको आप कहते हैं टूल। मैथमेटिक्स का टूल है फिज़िक्स में जो हम अप्लाई करते हैं। या आप इंटीग्रेशन में आप आ जाते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर इंटीग्रेशन में आपने जनरली देखा होगा कि हम इस तरह के कुछ यूज़ करते हैं एंड इट इज़ y dx, हम इस तरह से कुछ लिखा हुआ होता है। इसको अगर आप कहेंगे तो हम इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, इट इज़ d ओवर dx ऑफ y। देखिए लिखने के तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली ये, और मैं इसका यूज़ भी आपको बताऊँगा। और मैं आपको इसका यूज़ ऐसे ही नहीं बताऊँगा, मैं इसको बताऊँगा कि किस तरह से हमने इसको यूज़ किया। रिज़ल्ट को मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊँगा, आपको इसका मीनिंग समझाऊँगा कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है। इनफैक्ट जनरली बच्चे लोग डेरिवेटिव का हमारा जो लगा देते हैं दैट इज़ dy ओवर dx, और उन्हें सिर्फ क्या पता होता है, उन्हें पता होता है कि y इज इक्वल्स टू xn। तो अगर हम d ओवर dx ऑफ xn निकालते हैं जिसको आप y कहेंगे तो इट इज़ nx रेज टू पावर n-1। उनसे जब भी क्वेश्चन किया जाता है कि ये जो पोर्शन है ये आप कहाँ से लेकर आए, क्यों लेकर आए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें क्या इंडिकेट करता है, बच्चों को नहीं पता होता है। तो आज मैं बेसिकली इसी टॉपिक पर डिस्कस करूँगा आपके साथ, क्योंकि ये हमारा बेस है फिज़िक्स का। फिज़िक्स में हर जगह आपको डेरिवेटिव्स का यूज़ आता है, हर जगह आपको इंटीग्रेशन का यूज़ आता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँगा फिज़िक्स में, तो अगर हमें ये नहीं पता है कि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, तो समझ लीजिए फिज़िक्स हम अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। हमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती ही रहेगी। तो अब मैं पहले डिस्कशन करूंगा किस चीज़ के ऊपर, डेरिवेटिव के ऊपर आपसे डिस्कशन करूंगा। अब डेरिवेटिव को समझने के लिए कुछ चीज़ें समझना और ज़रूरी। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन अगर आप अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे तो ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, इसका यूज़ भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा फंक्शंस। कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी हैं इसके लिए कि फंक्शंस क्या होते हैं। अब फंक्शन में आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में 9th में 10th में आपने पढ़ा होगा कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, और आपको दिया हुआ है f(x) इज इक्वल्स टू, अब ये क्या हो सकता है, इट मे बी योर x प्लस 1, या फंक्शन आपको कुछ इस तरह से भी हो सकता है x स्क्वायर प्लस 2x, या फंक्शन आपका कुछ ऐसा भी हो सकता है x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि मैं फंक्शन की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही इसका बेस है। आप ये मानकर चलिए कि अगर हम डेरिवेटिव को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले इस चीज़ को हमें डिस्कस करना होता है कि फंक्शन क्या है और इसका हम यूज़ कैसे करते हैं। चलिए मैं ये भी आपको बताता हूँ अभी। अब देखिए समझते हैं इस चीज़ को कि अगर आपने कहा y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो ये x की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर लगाएंगे। सपोज़ अगर मैं x की कोई एक वैल्यू मान लेता हूँ
इट इज़ 1 2 3, मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पर x की ले लूँ, मान कर चलते हैं, तो क्या होगा, हमारी y की वैल्यू पर फ़र्क पड़ जाएगा। सपोज मैं इसको कहूँ इट इज़ f0, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज़ 0 + 1, तो इट इज़ 1। तो fx क्या है, fx इज़ योर y। अगर हम देखेंगे तो fx क्या है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर अगर मैंने f की वैल्यू को 1 लगाया तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 + 1 = 2। या अगर मैं इस दूसरे फंक्शन में यहाँ पर वैल्यू लगाता हूँ fx, क्या दिया हुआ है, fx क्या है, इट इज़ योर y, तो ये हो जाएगा x² + 2x। तो अगर मैं यहाँ पर f की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो ये फंक्शन 0 हो गया, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाता है, 0। अगर मैं इसको 1 ले लेता हूँ तो ये वैल्यू हो जाता है 1² + 2 × 1, दैट इज़ 3। अगर इसी तरह से मैं यहाँ पर कोई और वैल्यू डाल देता हूँ, सपोज f इज़ 3, तो अगर मैं यहाँ कहूँगा इट इज़ 3² + 2 × 3, तो ये हो जाता है 9 × 6, दैट इज़ 15। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो वेरिएशंस थे, अगर मैं यहाँ पर अब देखिए f2 भी लगाता हूँ तो f2 की वैल्यू क्या आएगी, इट इज़, अगर हम x + 2 कहें तो 2 + 1, दैट इज़ 3। तो यहाँ वेरिएशंस एक जैसा है कि अगर हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो हमारा कॉन्स्टेंटली एक जैसा चेंज आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप 0 लगाते हैं इट इज़ 0, 0 के बाद में आपने यहाँ करा इट इज़ 3। अब अगर सपोज़ यहाँ पर आप f2 भी लगा लेते, देखिए वेरिएशंस आप देखिए, फिर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि डेरिवेटिव्स हम क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं। अब 2 अगर लगाते तो इट इज़ 2² + 2 × 2, तो दिस वैल्यू इज़ 4 एंड इट इज़ 4, इट इज़ 8। देखिए वेरिएशंस देखिए, 3 में से 8 को माइनस कीजिए, कितना आता है 5, लेकिन अगर 8 में से 5 को माइनस कर दें तो इट इज़ नॉट 5। तो यहाँ वेरिएशंस हमारे अलग अलग हैं। तो ये हमें क्या समझा रहा है कि अब देखिए हम इसको कनेक्ट करते हैं, हम इसको कनेक्ट कहाँ करते हैं, आपसे कहा जाता है, जैसे सपोज आप, मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि ये फंक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, हम फंक्शन को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक तो डेरिवेटिव है, लेकिन हम डेरिवेटिव की वजह हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, पहले हम फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर हमें फंक्शन समझ में आया, हमें इससे रिलेटेड बेसिस समझ में आया, तो हमें आगे की चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएगा। मेरे साथ अंत तक बने रहिए, ये मत सोचिएगा कि हम अभी अपने मेन टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को भी स्किप मत कीजिएगा, पूरे ध्यान से वीडियो को आखिर तक मेरे साथ देखिए और आप देखेंगे कि लास्ट में ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आपको इसके एप्लीकेशन में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे थे कि जो हमारा फंक्शन है, तो हम इस x को क्या बोलेंगे, x को हमारी कोई भी वैल्यू हो सकती है, x हो सकता है हमारा 1 2 3, तो इट इज़ योर इंडिपेंडेंट, राइट। और y क्या हो रहा है, y इज डिपेंडेंट ऑन x, तो y क्या हो गया, y इज डिपेंडेंट। ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम वेरिएबल ही कहेंगे इसको, क्यों कहेंगे, क्योंकि ये वैल्यू वेरी कर रही है, इसकी हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ये y जो है इट इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारा कैसा वेरिएबल हो जाता है, इट इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए अब कोई भी अगर हमारा फंक्शन है तो उसका ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। सपोज अगर हम कहें कि एक लीनियर फंक्शन y = x + 1, तो ये क्या होगा, इट इज़ अ लीनियर फंक्शन, इसको हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन। क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। अगर आप ये मान लें तो इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा इस तरह से। अब सपोज आपने कहा एक हमारा फंक्शन आ गया क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो जनरली इनका ग्राफ क्या होता है, इनका ग्राफ डिपेंडिंग अपॉन द साइन ये एक पैराबोलिक ग्राफ होता है, कुछ इस तरह से। तो अगर हमें अब मानकर चलते हैं ये हमारा क्या था, इट इज़ योर x, जनरली आप इसको x लेते हैं, इट इज़ y, एक हॉरिजेंटल एक्सिस एक वर्टिकल एक्सिस। अब अगर सपोज हमें इन दो एक्सिस पर कोई भी दो डिफरेंट क्वांटिटी शो करना हो
और किस तरह की क्वांटिटी हो कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करे, तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि y इज डिपेंडिंग ऑन x, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आप एक जगह मूवमेंट करते हुए जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, आपकी स्पीड या आपकी वेलोसिटी वेरी कर सकती है, लेकिन आपका जो भी डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या होगा, इट विल डिपेंड ऑन टाइम। तो जो भी आप डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे सपोज s, तो इट विल बी अ फंक्शन ऑफ t। अब किस तरह से करेंगे, कांस्टेंट स्पीड से जाएंगे, वेरिएबल स्पीड से जाएंगे। तो हम अब देखिए इसका सिर्फ काइनेमेटिक्स में ही यूज़ नहीं है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसका फिजिक्स में हर टॉपिक में अलग अलग जगह अलग अलग तरह से यूज़ आता है। ज़रूरत यह है कि हम ये समझें कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो इसको समझने के लिए एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहूँगा और उसके बाद अपने मेन टॉपिक पर आऊँगा, क्योंकि जब तक ये दो टॉपिक्स हमें क्लियर नहीं होते हैं, हमें डेरिवेटिव्स या एंटी डेरिवेटिव्स जिसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं, इस एंटी डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, इट इज़ और एंटी डेरिवेटिव। अब क्यों बोलते हैं, अभी मैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करता जाऊंगा, बस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। अब समझते हैं कि हम आगे अगर देखते हैं तो क्या है, अगर हम जैसे बात कर रहे हैं किस चीज़ की, हम बात कर रहे हैं अब एक नए टॉपिक की, एंड दैट टॉपिक इज लिमिट। बहुत छोटा छोटा मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं लेकिन इनको बहुत ही शॉर्ट में मैं आपके साथ में एक बहुत ही इजी वे में आपको ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दूसरा हमारा टॉपिक आ जाता है लिमिट। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भाई कोई भी एक फंक्शन है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। अब देखिए मैं यहाँ पर दो तरह के फंक्शंस आपको लेकर चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। एक फंक्शन में लीनियर मान लेता हूँ कि y इज़ व्हाट, इट इज़ योर x + 1, और एक फंक्शन में मान लेता हूँ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड दिस फंक्शन इज़ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन x² + 1। अब अगर मैं यहाँ पर एक टेबल आपके लिए बनाकर दिखा रहा हूँ, आप समझिएगा उन चीज़ों को। सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ y और यहाँ ले लेता हूँ x। अब मैं आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसको समझे बिना आप डेरिवेटिव्स को समझ ही नहीं सकते, कि जब तक लिमिट समझ में नहीं आया आपको डेरिवेटिव समझ में नहीं आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर सपोज वैल्यू x की ले लेता हूँ 1, यहाँ पर मैंने क्या वैल्यू लिया, x का 1 वैल्यू लिया है, तो अगर मैं यहाँ पर कहूँगा वैल्यू ऑफ y विल बी, आप डेफिनेटली कहेंगे सर इट इज़ 2। तो देखिए हम उसी को डायरेक्टली लिख देते हैं कि इट दिस वैल्यू इज़ 2। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर x की वैल्यूज़ को 1 से रिड्यूस करूँ, किस तरह से रिड्यूस करूँ, देखिएगा आप समझिए इन चीज़ों को। सपोज मैं इससे छोटी वैल्यू यहाँ लेता हूँ 0.9999, इस तरह से मैंने एक वैल्यू लिया, और मैं इधर 1 से थोड़ा बड़ी वैल्यू लेता हूँ 1.0001, और एक वैल्यू और ले लेता हूँ। देखिए क्यों समझा रहा हूँ आपको, इन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। मैंने ये दो वैल्यूज़ ले ली किस चीज़ की, x की, जो हमारा 1 से बड़ा भी है और 1 से छोटा भी है। कितना बड़ा है कितना छोटा है, अब देखिए 0.999, इट इज़ अप्रोचिंग टू 1, तो ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 1.9999, इज़न्ट इट, ये वैल्यू हो जाएगा 1.999। अगर आप इधर देखेंगे तो दिस वैल्यू इज 2.0001 और यहाँ हो जाएगा इट इज़ 2.001। तो आप यहाँ पर क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से, किधर से, लेफ्ट से, किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है, या राइट हैंड साइड से ये किसको अप्रोच कर रहा है, 1 से अप्रोच कर रहा है, मतलब ये 1 के पास आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ y जो है वो दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये किधर अप्रोच कर रहा है, इट इज़ अप्रोचिंग टू 2। देखिए अब ये 2 के क्लोज होता चला जा रहा है, किसके क्लोज होता चला जा रहा है, 2 के। अगर आप इधर से भी देखते हैं तो भी ये 2 के क्लोज हो रहा है।
तो यहाँ हम ये बोलते हैं कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स when x is approaching to 1 that is equal to 2 मीन्स आप इससे स्लाइटली कम करें या स्लाइटली ज़्यादा करें इस वैल्यू से, जो हमने किसका वैल्यू लिया हुआ है, हमने वैल्यू लिया हुआ है ये वाला 1, इससे जो हम x को लेकर चल रहे हैं। अगर हम इससे कम करें या हम इससे ज़्यादा करें, हम देखते हैं दोनों सिचुएशन में हमारी वैल्यू क्या होती है। अगर हम कम से चल रहे हैं इधर की तरफ, मीन्स द वैल्यू विच इज़ लेसर देन 1, हम उससे 1 को अप्रोच कर रहे हैं, या वैल्यू विच इज़ मोर देन 1 और हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन में वैल्यू हमारी 2 को अप्रोच कर। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन, कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ये जा सकती है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर इसी चीज़ को मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, x एंड y मैंने शो किया हुआ है, दिस इज योर x एंड दिस वन इज योर y। अब मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि x की वैल्यू 1 है, सपोज। अब x की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा। अब देखिए, मैं आपको कुछ वेरिएशंस यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज़ 1 स्क्वायर प्लस 1। 1 स्क्वायर प्लस 1 का मतलब हो गया इट इज़ 2। अब अगर मैं x की वैल्यू को थोड़ा सा कम करूं, थोड़ा सा ज़्यादा करूं, अब यहाँ पर मैं कैलकुलेशंस करके आपको नहीं दिखाऊंगा, यहाँ मैं सिंपली आपको शो करूंगा कि आप समझ जाएं कि वेरिएशंस हमारे यहाँ पर इक्वल नहीं होंगे। फिर मैं अपने टॉपिक पर आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि अगर हम इस x की वैल्यू को, हमने जो 1 लिया है, अगर हम 1 से थोड़ा सा कम कर लें या थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, मानकर चलते हैं यहाँ पर क्या रख लें, 0.99। अब मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाता, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो लिखेंगे 0.99 स्क्वायर प्लस 1। कैलकुलेशंस आपको शो नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम। अगर हम इधर साइड में इसको लिखें 1.01, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज़ 1.01 होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप वेरिएशंस देखिए कि अगर आप 1 में से इसको माइनस करते हैं कितना आता है, 0.01। इधर माइनस करते हैं कितना आता है, 0.01। इधर दोनों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर तो इतना ही आ रहा है। लेकिन क्या ये वाले डिफरेंसेस 2 से जब आप करेंगे तो इक्वल होंगे, नहीं, यहाँ पर थोड़े से वेरिएशंस आएंगे। तो यही मेरा आपको ऑब्जेक्टिव था बताने का कि यहाँ पर जो भी आपकी लिमिट होगी, बट वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, वैल्यू हमेशा 2 को ही अप्रोच करेगी। वेरिएशंस में बी डिफरेंट बट अलग अलग इंस्टेंट पर। जैसे मैं अगर यहाँ पर 0.9 लूँ तो यहाँ पर वैल्यू कुछ और होगा, कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं वैल्यू 1.1 लिखूँ तो यहाँ वैल्यू कुछ और होगा, ये भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं और वेरिएशंस को भी आप देख सकते हैं। मैं कोई भी बात इस तरह से नहीं कह रहा हूँ कि आप देखिए, खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस कीजिए कैलकुलेशंस करके, तब आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। अब यहाँ फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू 1 इट इज़ इक्वल टू 2। और अगर यही वैल्यू 2 होता तो क्या होता, अगर मैं यहाँ पर क्या देता कि लिमिट, और ये हमारा फंक्शन सेम है लेकिन ये हमारा 2 की जगह अब किसको, 1 की जगह 2 को अप्रोच कर रहा है, मानकर चलो, तो यहाँ पर क्या हो जाता, इट इज़ 5। तो यहीं से आप एक आइडिया लगा सकते हैं, जैसे ही हमने 1 से 2 किया हमारी लिमिट क्या पहुँच गई, 2 से 5। मतलब वेरिएशंस अगर हम बीच में भी देखेंगे इन वैल्यूज़ के 2 और 1 के बीच में, तो वो इक्वल नहीं होंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है लिमिट का। मैं क्यों आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, हमने ये देखा कि अगर हम x की वैल्यू में कोई एक चेंज लेकर आए, मीन्स इट इज, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा x, इसको हमने क्या कहा, डेल्टा x। डेल्टा मीन्स डेल्टा इज रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंस। तो यहाँ आपको डिफरेंस मिला,
तो डेल्टा एक्स हमारी कोई भी एक वैल्यू थी, तो हमने देखा कि हमारा y में भी कुछ ना कुछ चेंज आ गया, दैट इज योर डेल्टा y। तो दैट इज चेंज इन x। ये क्या हो गया, x क्या था हमारा, इट इज योर इंडिपेंडेंट। और अगर हम यहां कहेंगे चेंज इन y, ये क्या हो गया, इट इज योर डिपेंडेंट। तो अगर हमें कोई एक ऐसी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी हो जो इनके रेशियो से हमें मिले, रेशियो का मतलब अब ऑब्वियसली डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये क्या हो गया, इट इज योर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो अगर हमें, और उसमें भी कंडीशन है कि y इज डिपेंडिंग ऑन x, y x पर डिपेंड कर रहा है। देखिए अब ये पहली कंडीशन आ जाती है डिफरेंशिएशन में कि अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पहली चीज क्या होना चाहिए कि अगर हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y शुड डिपेंड ऑन x, मींस y कैन बी अ फंक्शन ऑफ x। अगर ये x का फंक्शन नहीं है तो हम इसको नॉर्मल डिफरेंशिएशन की तरह से नहीं कर सकते। पहली ये चीज़ हमारी आपको समझना होगा। अब यहाँ पर अगर हम बोल देते हैं, अब देखिए डेरिवेटिव क्या है, अभी मैं समझाऊंगा कि ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का मीनिंग क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी आपको बताऊंगा और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं एप्लीकेशन में वो भी आपको समझाऊंगा। वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। अभी यहाँ पर आप देखते हैं, अगर मैं ये लिख दूँ कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो अब लिमिट आप देखोगे तो x हमारा किसी ना किसी चीज़ को अप्रोच करेगा। अगर हम ये कहते हैं कि ये x बहुत छोटा है, अप्रोचिंग टू ज़ीरो, मैं यहाँ पर इसको क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा डेल्टा x अप्रोचिंग टू ज़ीरो, अप्रोचिंग टू ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब हो गया, अगर हम ये कहें कि ये चेंज कितना छोटा है, इट कैन बी इक्वल्स टू 0.00001। मतलब कहने का क्या हुआ कि ये ज़ीरो नहीं है, लास्ट में 1 आ चुका है, तो इट इज़ नॉट ज़ीरो। उस सिचुएशन में ये जो हमने एक फॉर्म किया है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, जो रेशियो हमने निकाला है, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव, दैट इज डी वाई ओवर डी एक्स। अब आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे इन चीज़ों को कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। अब सपोज जैसे मैंने आपको कहा, अभी मैं इसका आपको ज्योमेट्रिकली भी समझाऊंगा, आप बने रहिए, बस थोड़ा सा आपको समय देना होगा और ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। अब सपोज जैसे आपको यहाँ पर कहा गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, किस सिचुएशन में, व्हेन डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग टू ज़ीरो। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा कि सपोज डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो टाइम के साथ में आपका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ आपने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन हो गया, इज अ फंक्शन ऑफ, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैंने यहाँ पर शो भी किया हुआ है। तो अब ये टाइम के साथ में कैसा हो सकता है कि भाई 1 सेकंड पर अगर कोई कॉन्स्टेंटली चल रहा है, 1 सेकंड पर यहाँ है, 2 सेकंड पर यहाँ पहुँच गया, 3 सेकंड पर यहाँ पहुँच गया, तो हम इस फंक्शन की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है। ये जो फंक्शन आपको मैंने शो किया हुआ है, दिस फंक्शन। अब अगर यही फंक्शन होता सपोज इट इज़ t, तो हम ये कह देते t² + 1। तो यहाँ मूवमेंट अब दूसरी तरह से होगा, चेंजेस जो भी आएंगे वो अलग तरह से आएंगे और इस फंक्शन में चेंजेस अलग तरह से आएंगे। तो यहीं पर हमारा इसका रोल आ जाता है डिफरेंशिएशन का, जब हम कोई भी माइन्यूट चेंज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए पॉइंट आ रहा है कि हम कब डिफरेंशिएट करते हैं, जब हम माइन्यूटली किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको समझाता भी हूँ, एक और एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ आपको, ये चीज़ें पूरी तरह से क्लियर करता हूँ। अब मान लेते हैं कि सपोज दिस, पहले तो मैं ये समझा रहा हूँ फिर इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी आपको समझाता हूँ कि x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड इट इज t+2। अब ये क्या है, इट इज योर डिस्टेंस, किसके साथ में चल रहा है,
टाइम के साथ में डिस्टेंस कैसे हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ 0 मीन्स जब हमने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उस टाइम को, उस इंस्टेंट को हम 0 मान लेते हैं। टाइम कभी भी 0 नहीं होता, तो हमने यहाँ पर कहा इट इज़ 0 + 2। अब देखिए एक एक स्टेप आप देखते जाइए, आपको क्लैरिटी आता जाएगा। अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं इट इज़ 1 + 2 इट इज़ 3। इसी तरह से अगर हम 2 लेते हैं, अभी दूसरे फंक्शन के साथ भी आपको यही चीज़ मैं करके दिखाता हूँ, और फिर आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि हम नॉर्मल कैलकुलेशंस जो करते हैं वहाँ हम क्या फाइंड आउट करते हैं, और डिफरेंशिएशन की हेल्प से, जिसे आप मैथमेटिकल टूल कहते हैं, वहाँ हम क्या फाइंड आउट करते हैं। तो इट इज़ 3 + 2। अब यहाँ अगर आप देखें तो जो भी डिफरेंस आ रहा है डिस्टेंस में पर सेकेंड, दैट इज़ इक्वल टू 1 मीटर। अगर हम डिस्टेंस को मीटर में मान लें और टाइम को हम सेकेंड्स में मान लें, तो उस सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं कि जो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं वो क्या आ रहा है, दैट इज़ 1 सेकेंड। और डिफरेंस टाइम का कितना है, देखिए ये तो हो गया डिस्टेंस का डिफरेंस। और टाइम में अगर आप देखें, देखिए यहाँ कितना डिफरेंस आया 1 सेकेंड का, यहाँ कितना डिफरेंस आता है 1 सेकेंड का। तो यहाँ आप ये कहेंगे कि इसकी स्पीड हर वक्त कितना था, 1 मीटर पर सेकेंड। और ये स्पीड कांस्टेंट है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब मैं आपको यूज भी बता रहा हूँ और इसका इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस भी बता रहा हूँ। अब अगर यही फंक्शन मैं सपोज मान लूँ इट इज़ t² + 1, कैलकुलेशंस करके आपको समझाऊंगा, सारी चीज़ें आपके सामने निकालूंगा। अब यहाँ पर ये हमने 0 ले लिया तो ये वैल्यू हो गया 0 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 1। अगर हम इसकी वैल्यू को 1 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1² + 1 दैट इज़ 2। अगर इस वैल्यू को हम 2 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, 2² + 1 दैट इज़ 5। इस वैल्यू को अगर हम 3 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, इट इज़ 3² + 1 दैट इज़ इक्वल टू 10। इसको 4 लेते हैं तो ये कितना आ जाता है, 4² + 1 दैट इज़ 70। अब देखिए समझते हैं यहाँ पर चेंजेस किस तरह से आ रहे हैं और डेरिवेटिव का क्या रोल हो जाता है। अभी इस चीज़ को भी आपको यहाँ मैथमेटिकली भी शो करता हूँ और डेरिवेटिव्स के हिसाब से भी शो करता हूँ। अब देखिए ये डिफरेंस कितना था डिस्टेंस में, इट इज़ 2 - 1 दैट इज़ 1। ये डिफरेंस कितना हो गया, इट इज़ 3। अगर आप देखते जाइए ये डिफरेंस हो जाता है इट इज़ 5, ये डिफरेंस हो जाता है 7। मतलब यहाँ अगर हम कहें तो जो हमारे डिस्टेंसेस हैं टाइम के साथ में वो एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि टाइम में देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, हर जगह 1 सेकेंड का ही डिफरेंस आ रहा है। मतलब स्पीड हमारी वेरी कर रही है। अगर स्पीड वेरी कर रही है इसका मतलब क्या हुआ, टाइम के साथ में हमारी स्पीड चेंज हो रही है। कितने चेंजेस आ रहे हैं देखिए स्पीड में। अब इस चीज़ को भी देख लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए माइन्यूटली चीज़ों को, आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली जो हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर स्पीड में चेंज कितना आया, 2। यहाँ स्पीड में चेंज कितना आता है, 5 - 3 इट इज़ 2। इट इज़ 7 - 5 इट इज़ 2। आपने क्या देखा कि जो भी हमारा चेंज आ रहा है स्पीड में पर सेकेंड दैट इज़ कांस्टेंट, उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब यही हमारा एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। तो यहाँ अब मैं आपको इसी को कनेक्ट करता हूँ किस चीज़ से, डेरिवेटिव से, जैसे कि आपको बताया गया था। देखिए अब ये जो फॉर्मूला है कि अगर y इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y इज़ गिवन बाई x⁻n, तो इट इज़ dy/dx। ये वैल्यू हम निकालते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, और इसको समझने के लिए भी हमें 1-2 कॉन्सेप्ट्स और समझने पड़ते हैं। अगर मैं उसको इसी वीडियो में इंक्लूड करूँगा तो शायद टॉपिक भी कहीं और जाएगा और मैं समझता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पहले आप ये मान लीजिए कि ये चीज़ आपको एक फॉर्मूला दिया होता है फॉर अ डेरिवेटिव। अब यहाँ जो फंक्शन था, अब ये x इज इक्वल्स टू वॉट, इट इज़ t+2। तो यहाँ अगर मुझे v निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इट इज़ d/dt ऑफ
x, और x किसका फंक्शन होना चाहिए, x शुड बी द फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, d/dt, अब x की जगह फंक्शन को लिख देते हैं t+2। अब यहाँ अगर आप देखते हैं तो इट इज़ d/dt ऑफ t एंड d/dt ऑफ 2। अब देखिए ये t तो फंक्शन है, टाइम का है, तो आप इसको लिखेंगे 1, क्योंकि t की पावर कितना है, 1 है, तो 1t की पावर 1 - 1, और यहाँ पर क्या हो गया, 2 लिखा हुआ है। तो अब ये भी फंक्शन होना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि भाई इट शुड बी अ फंक्शन, जैसा मैंने आपसे कहा था कि y शुड बी अ फंक्शन ऑफ x, तभी हम उसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसको आप मान सकते हैं t, मैं देखिए लिखने का तरीका समझ लीजिए, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, इट इज़ 1। और 1 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 को आप लिख सकते हो, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है d/dt ऑफ t⁻0। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए t की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1, तो यहाँ तो 1 आ जाता है आपके लिए, और यहाँ क्या आ जाता है, इट इज़ 2 × 0। क्यों 0 आ जाएगा, अलग से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि अगर आप t⁻0 को करेंगे तो 0 × t⁻0 - 1, 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, हमेशा 0। तो v कितना हो गया, v इज़ 1। और इसमें कहीं टाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, v के साथ में, अगर 1 के साथ में आप देखें तो कहीं t नहीं लिखा है, जैसे कि हमने इस फंक्शन में लिखा हुआ है कि t+2, मीन्स दिस v इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी हमारी हर जगह कितना बना हुआ है, 1 1 1। देखिए यूज समझ में आ गया होगा आपको। अगर हम यहाँ देखते हैं, अब इसी चीज़ को मैं बहुत जल्दी यहाँ बताता हूँ आपको कि इट इज़ t एंड दिस इज़ योर t² + 1। अब अगर आप यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकालने के लिए तो वही कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि हमें क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ अगर हम देखते हैं v = dx/dt, क्या आ जाता है, d/dt ऑफ t²। अभी देखिए डिफरेंस भी बताऊंगा नॉर्मल कैलकुलेशंस में और डिफरेंशिएशन में हमें क्या चीज़ ज़्यादा पता चलता है। तो यहाँ अगर हम कहें कि v क्या हो जाएगा, देखिए किसी भी चीज़ को एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझा जा सकता है। मैं थियोरेटिकली अगर ये चीज़ अभी आपको अभी थियोरेटिकली भी आपको समझा दूंगा यही चीज़, और यही ग्राफिकली भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट आप आगे पढ़ कर जा रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, इट इज़ d/dt ऑफ t² एंड इट इज़ d/dt ऑफ 1। तो अभी तो कांस्टेंट हो जाएगा ये 0, तो v इज वॉट, इट इज़ योर 2t की पावर 2 - 1। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि v इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पर टाइम है साथ में, कि वेलोसिटी हमारा टाइम के साथ में क्या कर रही है, वेरी कर रही है, कि अगर टाइम चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ 1 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद, सपोज मैं कहूँ t = 2 सेकेंड पर, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 2 दैट इज़ इक्वल टू 4, दिस वन। अब देखिए इसी में जो हमने अभी ऊपर एक कैलकुलेशंस की थी, जब हमने वैल्यूज़ लगाया था, t = 2, t = 2 किस जगह पर आ रहा है, अगर आप देखते हैं तो t = 2 वाले पार्ट को मैं एक ब्लॉक में ले रहा हूँ, ये वाला, ये हमारा t = 2 आता है। अगर हम t = 2 पर देखें तो वेलोसिटी थी हमारी 2 सेकेंड और 1 सेकेंड के बीच में, क्योंकि 1 के बाद में ही 2 पर पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ वेलोसिटी आती है आपके लिए 4। इसका मतलब क्या हुआ, ये वेलोसिटीज़ अलग अलग कैसे हो सकती हैं। अब डिफरेंस देखिए, ये जो हमने 3 वेलोसिटी निकाली है, इट इज़ योर एवरेज वेलोसिटी, कि हमने देखा कि जो हमारा 1 और 2 सेकेंड के बीच में जो भी एवरेज रहा वेलोसिटी का, वो क्या था, दैट वाज इक्वल टू 3। लेकिन ये जो वेलोसिटी 4 आया है, इट इज़ योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम v इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। बस यहीं पर हमारा रोल आता है किस चीज़ का, डेरिवेटिव का, कि अगर हमें इंस्टेंटेनियस, अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ, स्मॉल चेंज इन t विद स्मॉल चेंज इन x। आपने क्या निकाला है, आपने निकाला है dx/dt। तो जब कभी भी ये टाइम हम कहेंगे डेल्टा t ये 0 को अप्रोच करेगा, बहुत छोटा होगा,
तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाई डी टी। तो अब उसके साथ में क्या होगा, जो डेल्टा एक्स है वो भी क्या करेगा, बहुत छोटा होगा, तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाई डी एक्स। तो रहा तो ये रेशियो ही बेटा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टू टाइम। कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसको समझने का फर्क है कि हमने यहां पर क्या निकाला, इंस्टेंटेनियस निकाला। अब आपको इसको मैथमेटिकली भी समझा देता हूं, इसी चीज के लिए ग्राफिकली भी आप उस चीज को देखिए और इसको मैथमेटिकली भी इन चीजों को समझिए। देखिए, अगर मैं एक लीनियर ग्राफ बनाता, अब इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी समझते हैं। सपोज इट इज अ लीनियर ग्राफ। तो अगर मैंने कहा कि ये x की वैल्यू थी 1, ये x की वैल्यू है 2, यहां पर ये क्या हो जाएगा, इट इज y1 एंड इट इज y2। तो मुझे यहां पर अगर इस लाइन का स्लोप निकालना है, स्लोप का मतलब एंगल, अगर हम स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप हमें कैसे पता चलता है। देखिए, एक छोटा सा ग्राफ और बनाता हूं आपके लिए, ये सारी चीज़ें को क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने ये 2 लाइंस यहाँ पर ड्रॉ की हुई हैं और आप देख रहे होंगे कि एक लाइन का स्लोप ज़्यादा है और एक लाइन का स्लोप कम है। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ A और यहाँ पर कहूँ B, तो A का स्लोप आप ज़्यादा बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो ये 2 ट्राइंगल्स बन जाते हैं। एक तो ट्राइंगल बन जाता है, देखिए मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, एक ये बिगर ट्राइंगल जिसको अगर मैं लेबल कर दूं OMN, और एक छोटा ट्राइंगल बन जाता है OKN। तो आप देखते हैं ये एंगल ज़्यादा है और ये एंगल कम है। अब आपको मालूम है अच्छी तरह से कि अगर मुझे ये चीज़ पता चल रहा है तो बेस दोनों का क्या है, बेस इज सेम, लेकिन जो हमारा परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ अलग अलग है। तो ये रेशियो इंक्रीज कैसे कर रहा है, परपेंडिकुलर टू बेस, परपेंडिकुलर टू बेस फॉर अ गिवन एंगल क्या बोला जाता है, इट इज tan थीटा। तो जो भी स्लोप हम निकालते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो दिस इज द चेंज इन y, दैट इज योर डेल्टा y, इट इज द चेंज इन x, दैट इज डेल्टा x। तो यहाँ पर क्या हो गया, इट इज डेल्टा y ओवर डेल्टा x। अब चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप हर जगह एक जैसा रहेगा। आप छोटे से छोटा सेक्शन ले लीजिए, स्ट्रेट लाइन है, वेरिएशंस विल बी सेम। आप यहाँ छोटा सा एक सेक्शन ले लीजिए, हर जगह स्लोप क्या है, चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब सपोज यही फंक्शन होता, मैं आपको यहाँ एक दूसरा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, आप उसको समझिए कि अगर हम एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लेते, क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या होता है, सिंपल सी बात है, पैराबोलिक फंक्शन होता है। तो अगर हम यहाँ पर कहेंगे एक मैं ग्राफ प्लॉट करूँ लाइक दिस, अब मुझे अगर इस पॉइंट पर देखना है कि भाई x और y में कितना चेंज आ रहा है, देखिए ये तो स्ट्रेट लाइन था, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, ये तो हर जगह वेरी कर रहा है, देखिए यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और। तो यहाँ पर मुझे ये मानना पड़ेगा कि एक मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा इस पॉइंट पर। अब जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो क्या होगा, एक बहुत छोटे से हिस्से में अगर मैं कहूँ, जिसको मैं अभी शो करने जा रहा हूँ, आप समझिए उस चीज़ को देखकर कि अगर मैं इस छोटे से पार्ट में कहूँ ये, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो सकती है। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा अलग एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज ये एक बहुत कोई भी कर्व लिया, इसका बहुत छोटा सा पार्ट अगर मैं ले लूँ तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर मुझे यहाँ पर सपोज मैं ये कहूँ y और इसको कहूँ x, तो इस सिचुएशन में स्मॉल चेंज इन y टू द स्मॉल चेंज इन x, और यहाँ पर स्मॉल चेंज x कितना है। अब देखिए जैसे मैंने आपसे कहा ना, बहुत छोटा सा पोर्शन आपको लेना पड़ेगा, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो अब यहाँ पर अगर इस जगह पर निकालना है तो इट शुड बी अ वेरी स्मॉल पैसेज, यहाँ का पैसेज होना चाहिए। मैं आपको देखिए रेड कलर के पॉइंट से शो कर रहा हूँ, आप इसको समझिए कि कहीं भी कर्वेचर अगर आया
तो कर्वेचर में हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा, अब यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ का टेंजेंट कुछ और आएगा किसी दूसरे पॉइंट पर, तो हर जगह क्या होगा, ये एंगल चेंज हो जाएगा, स्लोप चेंज हो जाएगा। तो अगर कोई भी ऐसी क्वांटिटी, अब सपोज ये मान लेते कि ये y क्या है, दिस y इज योर है ना डिस्प्लेसमेंट, इसको हम डिस्प्लेसमेंट मानते और इसको हम मान लेते इट इज टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशियो हमें क्या बताता है, दैट इज सिंपली द स्पीड। तो यहाँ पर जब ये एंगल चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी स्पीड भी चेंज हो रही है। कौन सा वाला एंगल, जो मैं अभी आपको शो कर रहा था, जो अलग अलग टेंजेंट्स जो बना रहे हैं, से इट इज θ1, इट इज θ2। तो जब ये एंगल चेंज हो रहा है, इसका मतलब स्पीड चेंज हो रहा है। तो जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था, इससे पिछले वाले पोर्शन में अभी जस्ट आपको बता के चुका हूँ कि v इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। जब मैंने एक फंक्शन लिया था x² + 1 इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, सॉरी t² + 1 इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँगा तो ये हमारा जो भी चेंजेस आ रहे हैं टाइम में, वो टाइम के साथ में चेंज आ रहे हैं, किसमें, डिस्टेंस में, लेकिन ये चेंजेस एक जैसे नहीं है। तो अगर कोई भी बहुत छोटे इंटरवल के लिए मुझे निकालना होगा चेंज इन डिस्टेंस, इन चेंज इन टाइम, तो वहाँ पर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो मैंने अभी आपको बताया था dx/dt एंड दैट इज इक्वल टू v। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं। ये एक मेन यूज आ जाता है किस चीज़ का, डेरिवेटिव का। कि डेरिवेटिव का यूज़ क्या हुआ कि जब हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, और स्लोप हमें बेसिकली क्या बताता है, दो क्वांटिटीज़ का रेशियो, और वो भी किस कंडीशन में बताता है, जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो। उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि इट इज़ व्हाट, इट कैन बी फाइंड, है ना, जो भी रेशियो से हमें क्वांटिटी मिल रही है विद द हेल्प ऑफ द डेरिवेटिव्स। अब दूसरी चीज़ मैंने आपसे क्या कहा, दैट इज़ योर, अब दूसरे पार्ट पर आ जाते हैं। यहाँ तक हमारा कौन सा पोर्शन हो गया, डेरिवेटिव, नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन। जैसे कि अगर आप कहें x की पावर n, तो यहाँ पर हम लगाते थे nx की पावर n-1। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हमें क्या मिला था, इट इज x⁻n क्या है, बेसिकली इट इज y, एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जब हम डेरिवेटिव्स पे बात करते हैं। अब दूसरे पोर्शन पर आ जाते हैं, इसी से रिलेटेड टॉपिक है। देखिए, इन दो चीज़ों के बिना हमारा फिज़िक्स में आप ये मान सकते हैं कि हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब एक चीज़ आ जाता है जिसको आप कहते हैं इंटीग्रेशन, उसका भी बहुत यूज़ आता है। अब इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, चलिए उसको भी समझते हैं। तो अब जैसे मैंने आपसे कहा कि सपोज आपने पढ़ा हुआ भी होगा कि अगर कोई एक हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, है ना, मैं एग्जांपल के साथ में आपको समझा रहा हूँ तो आपको चीज़ों में समझने में आसानी रहती है। सपोज हम कहें कि एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मान लेते हैं इट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, और आपसे कहा जाए कि 2 सेकंड्स में ये कितनी दूर तक जाएगा, तो आप सिंपल कहेंगे सर इसमें ग्राफ की क्या ज़रूरत है, हम यूज़ कर लेते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, एंड दैट इज इक्वल टू 5 × 2 इक्वल्स टू 10 मीटर। तो अगर आप देखें तो ये एक क्या बन चुका है, ये एक रेक्टेंगल बन चुका है, मे बी अ स्क्वायर डिपेंडिंग अपॉन जो भी हमारा मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर अगर इसका एरिया निकालते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा यहाँ समझ लीजिए, लेंथ इज व्हाट, लेंथ इज योर, अगर आप कहेंगे दिस इज योर लेंथ एंड दिस इज योर ब्रेथ, तो देखिए वही चीज़ आ गया ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर आ जाते हैं। अब सपोज आपको यही ग्राफ कुछ इस तरह से दिया होता कि भाई हमारी कांस्टेंट स्पीड नहीं है, इट इज़ वेरिंग लाइक दिस, तो हम यहाँ इसके नीचे जो भी एरिया होगा वो एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये ट्रेपेजियम बन रहा है तो यहाँ पर हम ट्रेपेजियम का एरिया लगा देंगे। लेकिन अब बात मैं कर रहा हूँ किसकी, इंटीग्रेशन की। अगर सपोज
हम कहें कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, लाइक दिस। अब कोई एक रेगुलर फिगर आपको यहाँ नहीं मिलती। रेगुलर फिगर का मतलब हो गया आप कहें कोई रेक्टेंगल, कोई ट्राइंगल, ऐसा कुछ भी आपको यहाँ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आपको कैसी शेप मिल रही है कि ऐसी शेप जिसके एरिया का फॉर्मूला आपको नहीं पता है, तो यहाँ यूज़ आ जाता है इंटीग्रेशन का। मानते हैं ये क्या है, y, और y क्या था, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x। थोड़ा समझ लीजिएगा, मेरे साथ बने रहिए। बहुत ही जल्दी मैं इस वीडियो को ख़त्म करने वाला हूँ, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझे बिना, मैंने एक वर्ड और यूज़ किया था एंटी डेरिवेटिव, वो भी मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ। एंड इट इज़ योर x। आपसे कहा गया कि हमें एरिया फाइंड आउट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। कहाँ से, हम कह सकते हैं x1 एंड x2, दीज आर योर लिमिट्स, कि हमें इस बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि ना ही तो ये ट्राइंगल है ना ही स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम, अब देखिए एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और समझा रहा हूँ रिप्रेजेंट करते हुए ग्राफिकली। सपोज मान लेते हैं ये एक ऐसा ग्राफ होता, और दिस वन इज योर x1 एंड दिस वन इज योर x2। तो ये हमारा क्या होता है, इट इज़ योर y1 एंड इट इज़ योर y2। तो आपने कहा ये हो गया पोर्शन आपका डेल्टा x और ये पोर्शन हो गया आपका डेल्टा y। देखिए समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग चुका होगा कि मैं अब यहाँ जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इट इज़ योर डेल्टा y एंड इट इज़ योर डेल्टा x। अब यहाँ पर क्या था, अगर मैं कहूँ कि वेलोसिटी दिया हुआ है और ये क्या है, टाइम, तो इसका स्लोप हमें कुछ भी नहीं बताता। वेलोसिटी अपॉन टाइम कोई क्वांटिटी नहीं होता, तो यहाँ स्लोप का सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन वेलोसिटी इनटू टाइम करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस। थोड़ा आपको कॉमन सेंस भी लगाना होगा कि ग्राफ हमें किस चीज़ का दिया गया है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक छोटा सा मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा कम कर दूँ तो आप क्या देखेंगे कि डेल्टा x की वैल्यू कम हुई, साथ के साथ डेल्टा y की वैल्यू भी कम हो गई। और अगर यही ग्राफ कुछ मैं इस तरह से ले जाता, देखिए समझते जाइए, जितना मैं कम करता जा रहा हूँ यहाँ पर, ये चेंजेस उतने ही छोटे होते चले जा रहे हैं। और छोटा करता हूँ तो y में चेंज हमारा और कम हो जाता है, ये हमारा डेल्टा y। अब अगर हम ये मान लें कि ये जो डेल्टा x है, ये चेंज जो आ रहा है डेल्टा y में क्यों आ रहा है, क्योंकि हम x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। अगर ये बहुत छोटा हो, कितना छोटा, अप्रोचिंग टू ज़ीरो, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, दोनों साइड, अप्रोचिंग टू ज़ीरो की बात कर रहा हूँ, क्या होगा, ये हमारी जो वैल्यू है y की, चाहे x1 हो या x2 हो, जहाँ ये जो अलग अलग वैल्यूज़ आ रही थी, अगर आप यहाँ देखें ये y1 और ये y2, उस सिचुएशन में अगर हमारा ये dx हो जाए, dx कब होता है, व्हेन इट इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो, तो y क्या हो जाएगा, y इज सेम। तो अगर हम इस छोटे से पर्टिकुलर पार्ट का एरिया निकालें तो ये एरिया क्या कहलाएगा, इट इज़ y dx, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर लगाते हैं कि इसमें हम ये बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप्स को मान लेते हैं और इनकी विड्थ कितना है, इनकी विड्थ है dx, और हम इन सब को क्या कर देते हैं, सम अप कर देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ dx हमारा अप्रोचिंग टू ज़ीरो होगा, लेकिन y की वैल्यू फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि फंक्शन क्या है, सपोज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इट मे बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, या हम कह सकते हैं इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फंक्शन कैसा भी हो सकता है, ग्राफ अकॉर्डिंगली आपको सामने आ जाएगा, क्योंकि आप x की वैल्यू लगाते जाएंगे, y की वैल्यू आपको मिलता जाएगा। और फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन x, y की वैल्यू में कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा। तो जब हम इसको लिखते हैं तो हम इसको कैसे लिखते हैं, अब देखिए हमने क्या किया, समेशन किस चीज़ का किया, हमने किया y और इट इज़ योर डेल्टा x, पहले मैं लिख रहा हूँ उस तरह से, और हम इसकी वैल्यू को ले रहे थे x1 से x2 तक। अब इसको इंटीग्रेशन में आ जाते हैं तो ये समेशन साइन रिप्लेस हो जाता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन से, और व्हेन डेल्टा x इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो,
क्या हो जाएगा, इट इज़ वाई डी एक्स। देखिए फिर वही चीज़ आ गई कि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके, y को, लेकिन y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और ये आपकी लिमिट्स आ जाती हैं x1 to x2। अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ व्हाट योर इंटीग्रेशन, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं y dx x1 to x2। अब इसका और बस थोड़ा सा और वीडियो बाकी है, अंत तक मेरे साथ बने रहिए, बस बहुत जल्दी मैं इस टॉपिक को अब फिनिश करने जा रहा हूँ बिल्कुल। और मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको नई भी पता चली होंगी। और देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ईजी मेथड से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने में बिलीव करता हूँ। माइट बी कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझाने की मेरी हमेशा कोशिश बनी रहती है। तो अब देखिए इस चीज़ को हम किस तरह से लेते हैं। अब देखिए लिमिट्स का आपको यूज़ समझा रहा हूँ। सपोज़ आपका ये फंक्शन था और ये आपने क्या लिया हुआ है x1 एंड दिस इज़ योर x2। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि इसको हम एक और नाम देते हैं एंटी डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव्स में क्या था, रेशो निकाला था, तो रेशो क्या था, डिवीज़न, और एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, अगर आप उसका एंटी देखेंगे तो इट इज़ मल्टीप्लिकेशन। तो आप यहाँ इंटीग्रेशन में क्या देख रहे हैं, इट इज़ y इंटू डी एक्स x1 to x2। अब इसके लिए अगर हम सपोज कहें कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, देखिए ये सारे फॉर्मूले एक वीडियो में डिस्कस नहीं किए जा सकते, तो मैं बेसिक आपको समझा रहा हूँ, मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ कि हम यहाँ पर एप्लीकेशन किस तरह से करते हैं इन मैथमेटिकल टूल्स का। और लिमिट इज़ योर x1 to x2। तो यहाँ अगर आप देखें तो x1 लिमिट इज़ टेकन फ्रॉम 0 और x2 इज़ ऑल्सो फ्रॉम 0। तो यहाँ जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हम लिमिट्स को कैसे लगाते हैं, देखिए x1 x2, और क्यों लगाते हैं ये भी आपको समझाने जा रहा हूँ। x रेज टू पावर n इट इज़ dx, क्या मिलेगा आपको, इट इज़ x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1। और जब भी हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसके बाद में ये इंटीग्रेशन का साइन हटाकर लिमिट्स को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर जब आप लिमिट्स को लिख देते हैं तो क्या होता है, आप इन लिमिट्स को यूज़ करते हैं किस तरह से, आपको एरिया कहाँ से निकालना था, x1 से x2, तो आप लिमिट कहाँ लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे x में, तो ये पोर्शन हो जाएगा x2 पावर n+1 माइनस x1 पावर n+1। मतलब आपने पहले यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड आउट किया, फिर यहाँ तक का एरिया फाइंड आउट किया, और फिर आपने उसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पर आपको ये बीच का पोर्शन एरिया मिल जाता है। अब मैंने कहा इसको एंटी डेरिवेटिव क्यों कहते हैं, चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि एंटी डेरिवेटिव क्यों कहते हैं। कि अगर सपोज आपने यहाँ पर x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 लिखा हुआ है, इट इज़ बाय द इंटीग्रेशन। अब इसी चीज़ को जैसे मैं कहता हूँ ना, 4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ कितना मिलता है 20, और इसी को मैं 5 से डिवाइड कर दूँ क्या मिलेगा, फिर से 4। तो देखिए उसी चीज़ को अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि इसको एंटी डेरिवेटिव क्यों कहा गया। अब इसके लिए आप देखिए इस चीज़ में मैं यहाँ पर इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ d/dx ऑफ x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1। तो अब मैं डिफरेंशिएट करूँगा किसको, सिर्फ x वाले पार्ट को, n+1। अब यहाँ पर क्या बचता है, d/dx ऑफ x रेज टू पावर n+1, क्या मिलता है आपको, इट इज़ n+1 एंड इट इज़ योर n+1 x रेज टू पावर n+1 माइनस 1। तो ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, इधर आप देखेंगे कैंसिल, क्या बचता है आपको, x रेज टू पावर n। तो आपने क्या देखा कि अगर हमने x रेज टू पावर n को इंटीग्रेट किया और जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट को हमने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था,
उसको फिर से क्या कर दिया, डिफरेंशिएट, हमें वही फंक्शन मिल गया। इसीलिए हम इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव। तो आई होप कि ये दो चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की हैं, डेरिवेटिव्स और एंटी डेरिवेटिव्स, और इनका हम किस तरह से यूज़ करते हैं, वो भी आपको समझ में आया होगा। देखिए यूज़ भी आपको समझा देता हूँ एक छोटे से एग्जांपल से। सपोज मैं आपको यहाँ कहता हूँ, जैसे आपसे कहा ना, इट इज़ योर वेलोसिटी एंड इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, और टाइम लिया। तो मैंने कहा अगर सपोज वेलोसिटी आपको दिया गया एक फंक्शन, मान लेते हैं x² + 2, तो आपसे कहा गया कि अगर मैं यहाँ, सॉरी, इट इज़ t² + 2, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर मुझे यहाँ पर डिस्टेंस निकालना होगा या डिस्प्लेसमेंट, तो मैं किस तरह से निकालूंगा, मैं निकालूंगा इट इज़, है ना, v × dt। अब मुझे टाइम की लिमिट लेना होगा। सपोज मुझसे कहा गया 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में, तो v कितना दिया हुआ था, इट इज़ t² + 2। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, लिमिट इज़ 1 to 2। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करने पर क्या हो जाएगा, इट इज़ t³ / 3 प्लस, अब देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 के साथ में आप क्या लिख सकते हैं, t⁻0। 2 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, 2 कैन बी रिटन एज 2 × 1, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 × t⁻0। अब t⁻0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t⁻0 + 1 / 0 + 1, दैट इज t। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ 2t। लिमिट इज अगेन फ्रॉम 1 to 2। तो अगर आप यहाँ पर लिमिट लगाते हैं तो लिमिट लगाकर आपको आंसर मिल जाता है, इट इज़ 2³ देखिए t³ है ना, और हमें अपर लिमिट को यूज़ करना है, /3 - 1³ / 3 प्लस 2 एंड इट इज़ 2 - 1, क्योंकि अंदर क्या बचता है, t बचता है आपके पास। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, फाइनल आंसर पर आप थोड़ा सा देखेंगे, मैंने एक एप्लीकेशन करके आपको दिखाया है। क्वेश्चंस में आपको अलग अलग तरह से चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन मैंने एक जर्नल एप्लीकेशन आपको यहाँ करके दिखाया है, तो ये आपको मिल जाता है, इट इज़ 8/3, इट इज़ 1/3 प्लस 2। तो फाइनल आंसर आपका हो जाता है 7/3 प्लस 2, देन इट इज़ 7 3, इट इज़ 13/3। तो अगर हम देखें तो हम इस तरह से अपने आंसर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर रहा होगा, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरी हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे बता सकते हैं। और एक लाइक तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर करिए, ज़रूर एक दीजिए, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो। और आई होप कि ये वीडियो से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सल्यूशन मिला होगा और मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार मैं फिर आपसे कहूँगा मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।